हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम नोटिफिकेशंस एंड प्रिपरेशन। एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडिया एंड चाइना रिलेशंस। और हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया और चाइना के बीच में पॉलिटिकल रिलेशंस कैसे हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस कैसे हैं और हमारे चाइना के साथ कल्चरल टाइज कैसे हैं। तो शुरुआत करते हैं, जिसकी शुरुआत हम एक कोट के साथ करेंगे जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, यू कैन चेंज फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स। कि हम अपने दोस्त तो बदल सकते हैं बट अपने नेबर्स नहीं बदल सकते, अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। इससे आपको ये पता चलेगा कि इंडिया और चाइना के बीच में ये रिलेशन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि देखिए, जो आपके पड़ोसी देश होते हैं उनसे अगर आपके रिलेशंस नेगेटिव होते हैं या कोई इश्यूज होता है तो वो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी, आपकी इंटरनल पीस, आपकी ग्रोथ, आपकी डेवलपमेंट सब पर असर करता है। इसलिए पड़ोसी देश के साथ हमारे संबंध बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम दोनों देशों की बात करें तो देखिए, इंडिया और चाइना जो वर्ल्ड की 5 सबसे पुरानी सभ्यताएं थीं उन दोनों में से हैं। चाइना की चाइनीज सिविलाइजेशन और इंडिया की इंडस वैली सिविलाइजेशंस बहुत पुरानी सभ्यताएं रही हैं। और अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो दोनों ही एशिया की राइजिंग जायंट्स हैं। चाइना सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है तो इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इसीलिए दोनों को वर्ल्ड में भी इम्पॉर्टेंट प्लेस मिली हुई है, क्योंकि पॉपुलेशन साइज़ भी बड़ा है और इकोनॉमी साइज़ भी। और अगर दोनों के बीच में रिलेशंस अच्छे होते हैं तो वो सिर्फ हमारी पॉलिटिकल नीड्स को ही पूरा नहीं करते, वो हमारी इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक नीड्स को भी पूरा करते हैं। क्योंकि देखिए, दोनों का साथ इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही डेवलपिंग नेशन है और डेवलप्ड होना चाहती हैं। तो इस सफ़र में दोनों को साथ होना ज़रूरी है। और अगर दोनों के बीच में अच्छे रिलेशंस होते हैं तो वो सिर्फ साउथ एशिया में ही पीस और स्टेबिलिटी सुनिश्चित नहीं करते, पूरे वर्ल्ड की पीस और स्टेबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसीलिए इनके बीच में रिलेशंस अच्छे हमेशा रखने का प्रयास किया जाता है। अगर हम पॉलिटिकल रिलेशंस की बात करें तो देखिए, थोड़ा बैकग्राउंड से देख लेते हैं। 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ था और कोल्ड वॉर का पीरियड चल रहा था, तो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने सोचा कि भारत देश, और ये उनकी पॉलिसी थी नाम की नॉन अलाइंग मूवमेंट, कि भारत देश किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेगा, ना यूएसए ना यूएसएसआर, और एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह रहेगा और सारे ही देशों के साथ उसके अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहेंगे। इसी ओर उन्होंने कदम बढ़ाया और चाइना के साथ हम इंडिया फर्स्ट नॉन सोशलिस्ट ब्लॉक बना जिसने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्टैब्लिश किया था। 1954 में चाइनीज़ प्रीमियर ज़ोउ इनलाई ने भारत को विजिट किया, बहुत उनका वार्म वेलकम हुआ। दोनों ही देशों ने पंचशील अग्रीमेंट को साइन किया। देखिए, पंचशील अग्रीमेंट वो अग्रीमेंट है, वो 5 प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर दोनों देश अग्री हुए कि हम इन्हें फॉलो करके अपने दोनों के देशों के बीच में पीस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। उसी टाइम ये स्लोगन हिंदी चीनी भाई भाई, जो कि नेहरू जी ने दिया था, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, बहुत चर्चित हुआ था और बहुत लोकप्रिय भी हुआ था। दोनों देशों ने एक दूसरे को भाई की तरह देखा और सोचा कि साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। पर अनफॉर्चुनेटली काफ़ी टाइम तक ये जो रिलेशन था, जो पॉजिटिव नोट पे शुरू हुआ था, वो पॉजिटिव रह नहीं पाया। आपको पता होगा, इंडिया और चाइना के बीच में 1962 में वॉर हो गई थी। उससे पहले 2 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स भी हुई, उसे देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले डेवलपमेंट ये थी कि चाइना ने 1950 में तिब्बत को एनेक्स कर लिया था, तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। और उनके जो धर्म गुरु थे दलाई लामा जी, उन्होंने भारत से शरण मांगी। तो चूंकि हमारी पद्धति रही है तो भारत ने उन्हें शरण दे दी। फिर चाइना ने ये इल्ज़ाम लगाया कि भारत उसके खिलाफ हो रही गतिविधियों का समर्थन कर रहा है, उसे बढ़ावा दे रहा है, परंतु ऐसा नहीं था। और दूसरी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये हुई थी कि माओ जेडोंग ने, जो चाइना के थे, उन्होंने ये एक कंसेप्ट दिया था, पाम एंड डिजिट का कंसेप्ट। पाम एंड डिजिट का मतलब है, देखिए, चाइना ये समझता है कि तिब्बत उसका हाथ है और ये जो 5 हिमालयन रीजन्स हैं ये उसकी फिंगर्स हैं, ये उसका पार्ट हैं, तो ये सब उसके पार्ट हैं। तो इस तहत उसने, अगर आप इन 5 रीजन्स को देखें तो ये इसमें अक्षय चीन, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम भारत का इंटीग्रल पार्ट है। इन तीनों को वो अपना बता रहा था, इन तीनों पे वो क्लेम कर रहा था। अक्षय चीन लद्दाख का पार्ट है और आपको पता है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम भारत की स्टेट्स हैं। तो ये 5 हिमालयन किंगडम पर उसकी नज़र थी। फिर ये दोनों डेवलपमेंट्स हुए। फिर जब 1962 में वॉर हुई तो चाइना ने इंडिया पर आकस्मिक अटैक कर दिया, अचानक से अटैक कर दिया, जिसके लिए इंडियन आर्मी तैयार भी नहीं थी। उन्होंने 2 फ्रंट पे हमसे लड़ाई करी, 2 फ्रंट पे हमला किया, एक था ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक। आपको इस मैप से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अगर आप वेस्टर्न ब्लॉक की बात करें तो देखिए,
ये ऊपर रेड वाला एरिया हेल्ड बाय चाइना एंड क्लेम्ड बाय इंडिया, ये अक्षय चीन रीजन है हमारे लद्दाख का। चाइना ने वैसे तो 1955 से वो स्ट्रैटेजिक रोड यहाँ बना रहा था, फिर 1962 की वॉर में इसे उसने कब्जा कर लिया। उसकी सेनाओं ने अक्षय चीन वाले रीजन को अपने अंडर ले लिया था और इंडिया क्लेम करता है ये तो हमारी लद्दाख का पार्ट है। अगर हम ईस्टर्न ब्लॉक की बात करें तो देखिए अरुणाचल प्रदेश वाला जो ये एरिया है मैकमोहन लाइन के पास वाला, चाइना ने इसके भी कुछ पार्ट्स पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि जैसे मैंने बताया उसके पाम एंड डिजर्ट के कंसेप्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है। चाइना तो मैकमोहन लाइन को भी एक्सेप्ट नहीं करता। आपको पता होगा मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर है जो इंडिया और चाइना को डिवाइड करती है, और ये एक सिमला कन्वेंशन 1914 में जो हुआ था ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में उस पर आधारित है। पर चाइना कहता है चूंकि तिब्बत हमारा पार्ट है तो उसे तो कोई राइट ही नहीं था कि वो किसी भी स्टेट के साथ अग्रीमेंट साइन करता, तो मैकमोहन लाइन को एक्सेप्ट नहीं करता। वो कई बार अपने ऑफिशियल मैप में भी अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा दिखाता है और भारत इसका विरोध करता है। आज भी अरुणाचल प्रदेश दोनों ही देशों के बीच में एक टसल का कारण बना रहता है, क्योंकि इंडिया इसे अपना बताता है क्योंकि ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, और चाइना इसे क्लेम करता है कि नहीं हम मैकमोहन लाइन को मानते नहीं हैं। तो इस तरीके से ये अरुणाचल प्रदेश का कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बना रहता है दोनों देशों के बीच में। तो जब 1962 की वॉर हो गई तो लगभग 2 दशक तक दोनों ही देशों के बीच में कोई डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स नहीं थी। फिर से दोबारा 1979 में पहल हुई, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जो उस टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर थे वो चाइना गए, पर उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा क्योंकि चाइना ने वियतनाम पे अटैक कर दिया था। फिर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हुई। फिर 1988 में राजीव गांधी जी जब चाइना गए, जब उन्होंने चाइना को विजिट किया, तो उसके बाद से कुछ डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स पॉजिटिव होने लगी, जिससे दोनों के देशों के बीच में रिश्ते सुधरे। जैसे कि 1993 में पीएम नरसिम्हा राव के अंडर में एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ था, एग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, एक टर्निंग पॉइंट था दोनों देशों के बीच में। उसके बाद से फिर से जब प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी 2003 में, जो तो दोनों ही देश स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स बने। उसके बाद से दोनों ही देशों के बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। अप्स की बात करें तो वो इकोनॉमिक रिलेशंस में आया, दोनों देशों के बीच में ट्रेड बढ़ा, बहुत सारे ग्लोबल ग्रुपिंग में दोनों ने एक दूसरे का समर्थन भी किया। पर अगर नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो वो पाकिस्तान था। जनरली हमारे और चाइना के बीच में इश्यूज़ जो होते हैं वो कुछ ना कुछ पाकिस्तान से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट करता है और इंडिया को ये बात गवारा नहीं लगती कि आप हमारे दुश्मन के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। इवन इंटरनेशनल फोरम में भी जब यूएनएससी में जैसे कश्मीर का मुद्दा लेके गया था चाइना, और बहुत सारे मसूद अजहर के इशू में उसने पाकिस्तान का समर्थन किया यूएनएससी में, तो यहाँ पे दोनों के रिलेशन के बीच में नेगेटिव चीज़ें आती रहती हैं, नोकझोंक बढ़ी रहती है। फिर 2017 में भी एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था, जैसे कि डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, भूटान बीच में था, दोनों देशों की आर्मी आमने सामने थी, पर फॉर्चुनेटली ये बिना किसी युद्ध के, बिना किसी ज़्यादा बड़े इशू के ये सुलझ गया था। अगर हम लास्ट 2 ईयर्स की बात करें, अगर मोदी एरा की बात करें, तो देखिए दोनों ही देशों के बीच में अब लास्ट 2 ईयर्स में कुछ पॉजिटिव रिलेशन की तरफ कदम बढ़ाए गए हैं, और 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। दोनों ही इनफॉर्मल समिट्स थे, पहला था वुहान समिट, दूसरा था मामलापुरम समिट। वुहान समिट हुआ था चाइना में 2018 में, और मामलापुरम हुआ था 2019 में इंडिया के तमिलनाडु में। आपको पता भी होगा क्योंकि ये जो फ़ोटोज़ थी, जो पिक्चर्स थी, बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। चाइनीज़ प्रीमियर जब भारत आए थे तो जब उन्होंने भारतीय पोशाक को पहना था, और बहुत सारी ये एक पॉजिटिव नोट पे देखा गया। देखिए इनफॉर्मल समिट का मतलब ही ये होता है कि दोनों ही देश ट्रस्ट बिल्डिंग की कोशिश करते हैं। कोई फॉर्मल प्रेस रिलीज का झंझट नहीं होता, कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना, ये इन सब चीज़ों का प्रेशर नहीं होता। 2 देशों के लीडर्स मिलते हैं, डिफरेंसेस को सुलझाने का प्रयास करते हैं, इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात करते हैं। जैसे कि मामलापुरम समिट में भी बॉर्डर डिस्प्यूट, ट्रेड डेफिसिट, टेररिज्म, सारे इश्यूज़ पर डिस्कशन हुआ था। सारे इश्यूज़ पर इन्होंने एग्री किया था दोनों देश कि हम अपने डिफरेंसेस को डिस्प्यूट्स नहीं बनने देंगे, जो भी इशू होगा उसे डायलॉग से सुलझाने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से ये इनफॉर्मल समिट्स के द्वारा अभी तक हमारे जो रिलेशंस है सो फार पॉजिटिव चल रहे हैं। अब हमने देखा कि हमारे बीच में पॉलिटिकल रिलेशंस कैसे हैं। अब हम उन इश्यूज़ को देखेंगे जो कि दोनों ही देशों के बीच में पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं। मतलब कि दोनों देशों के बीच में हमेशा एक चैलेंज बना रहता है कि मतलब पॉलिटिकली ये इश्यूज़ हमारे लिए बने रहते हैं। फर्स्ट है एनएसजी मेंबरशिप।
देखिए, इंडिया चाहता है कि उसे एनएसजी की मेंबरशिप मिल जाए, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की, पर चाइना हमेशा ब्लॉकेज क्रिएट करता है। अगर हम दूसरी बात करें तो यूएनएससी में भी इंडिया मेंबरशिप चाहता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है। 7 बार चूँकि हम नॉन परमानेंट मेंबर रहे हैं, पर हमें परमानेंट मेंबरशिप चाहिए। इसके लिए हम हमेशा बिड करते हैं, हमेशा प्रयास करते हैं, पर चाइना हमेशा इसके खिलाफ रहता है। और दूसरी बात ये, जब भी कोई भी इशू इंडिया से रिलेटेड उठता है यूएनएससी में, तो चाइना हमेशा वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। जैसे कि मसूद अजहर के इशू में भी उसने काफ़ी टाइम तक वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। और आपको पता है, वीटो पावर का इस्तेमाल करने के बाद यूएनएससी की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। इस तरीके से इंडिया और चाइना के बीच में ये इशू भी हमेशा बना रहता है। इसके अलावा तीसरा इशू आर्टिकल 370 था, है अभी भी। जैसे कि कश्मीर इशू मैंने बताया, यूएनएससी में लेके गया था चाइना 2 बार, वहाँ पे डिस्कशन भी उसने कराया। वैसे खाली हाथ तो आना पड़ा उसे, बट इशू तो लेके गया था। वैसे ही जब आर्टिकल 370 हटी थी, तब लद्दाख को जब हमने यूनियन टेरिटरी घोषित किया, तब भी चाइना ने नाराज़गी जताई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अक्षय चीन वाला रीज़न पे चाइना क्लेम करता है, जो कि लद्दाख का पार्ट है। तो हमने उसे अपने में शो किया था, जैसे ये वो हमारा पार्ट है, तो इन्होंने नाराज़गी जताई थी। इस तरीके से इशूज़ चलते रहते हैं। इसके अलावा जो अगर इम्पॉर्टेंट इशू की बात करें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू जो कि हमारे लिए बहुत डेंजरस भी है, वो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। देखिए, आपको इस मैप से क्लियर हो जाएगा। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मतलब है मोतियों की माला हिंदी में। और अगर आप इसे ध्यान से देखें, तो इस रेड जॉइंट से जॉइन करने वाले ब्लैक वाली लाइन को, तो ये एक माला की तरह लग रहा है, जैसे कि किसी ने मोतियों की माला पहना दी हो, एक माला के शेप का लग रहा है। इसीलिए इसे जो स्ट्रैटेजिक जो पॉलिटिकल नेम दिया गया है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मतलब है चाइना अपने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के अंडर एक ऐसी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मतलब है वो चारों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसे आप ध्यान से देखिए, जैसे कि यहाँ पे बांग्लादेश का चिटागोंग पोर्ट, फिर नीचे हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका का, फिर मालदीव्स, फिर ग्वादर पोर्ट। इससे वो पूरे इंडियन ओशन वाले रीजन को घेरने की कोशिश कर रहा है। उसके वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को मैं आगे समझाऊंगी। यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मतलब है कि चाइना सारे ही देश, जैसे कि बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट, हम्बनटोटा, मालदीव के पोर्ट या ग्वादर पोर्ट पे यहाँ के जो देश हैं उनसे समझौता कर रहा है कि हम आपके वाले पोर्ट से अपने लिए ट्रेड करेंगे, और उन्हें अपना मित्र बना रहा है कि हाँ अपना ट्रेड करेगा वो वहाँ से। इस तरीके से वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। और हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो काफ़ी समर्थन भी दे चुके हैं, बहुतों ने उसके साथ ये इसका इनिशिएटिव भी ज्वाइन कर लिया है। तो ये इंडिया के लिए सही नहीं है, क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको बताया, ऊपर वो अक्षय चीन वाले रीजन से हमारे बहुत करीब है, नीचे अगर वो उसका जो इन्फ्लुएंस है वो इंडियन ओशन वाले रीजन में भी बढ़ता है, तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा मेनली पेनिनसुलर पार्ट जो है वो उसके अंडर आ रहा है। और बगल में चाइना, फिर नीचे से चाइना, बगल में पाकिस्तान, और नीचे चाइना का इन्फ्लुएंस, फिर से आपकी ईस्टर्न वेस्टर्न साइड पे चाइना का इन्फ्लुएंस, तो वो हमारे लिए सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से सही नहीं है। इसीलिए इशू दोनों ही देशों के बीच में बना हुआ है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इसीलिए हमेशा दोनों के बीच में एक टसल का काम करता है। भारतीय जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो समझते हैं कि हमें चाइना के लिए तोड़ निकालना पड़ेगा, इसीलिए इंडिया कुछ प्रयास भी कर रहा है। जैसे कि इंडिया ने इंडियन ओशन कमीशन में ऑब्जर्वर स्टेटस के रूप में उसने ज्वाइन भी किया, और आगे हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का तोड़ निकालें, क्योंकि हमारी को अपनी इंटरनल सिक्योरिटी भी तो देखनी है। अब हम बात करेंगे दोनों देशों के बीच में इकोनॉमिक रिलेशंस कैसे हैं। देखिए, इकोनॉमिक रिलेशंस की अगर हम बात करें तो लास्ट 2 डिकेड्स में, 2 दशकों में दोनों ही देशों के बीच में इकोनॉमिक रिलेशंस अच्छे रहे हैं, पॉजिटिव रहे हैं, मतलब दोनों के देशों के बीच में ट्रेड बढ़ा है। पर भारत के लिए उतनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि चूँकि हम दोनों के बीच में ट्रेड बढ़ा है, फिर भी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो भी बहुत ज़्यादा है, $57.86 बिलियन का है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब, सीधा सा मतलब ये समझिए कि हम चाइना को ज़्यादा चीज़ें नहीं बेच पाते, जबकि उसे ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं, तो हमारे पास कम पैसा आता है, उसे हमसे बेनिफिट मिलता है। तो इस तरीके से हम चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा हमारी मार्केट में डिमांड है उसकी, पर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं हम वहाँ पे ज़्यादा नहीं बेच पाते, हम ज़्यादा उसे एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, तो हमारे लिए रेवेन्यू उससे बहुत कम आता है। तो इस तरीके से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम उससे ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं, और हमारे यहाँ पे उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते भी होते हैं। इस तरीके से इंडिया चाइना का 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी है।
अब हम देखते हैं कि दोनों देशों के बीच में आखिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता क्या है। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो देखिए, इंडिया चाइना को कॉटन, कॉपर और डायमंड ऐसी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। अगर इंपोर्ट की बात करें तो मशीनरी, टेलीकॉम और पावर रिलेटेड इक्विपमेंट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स जैसी चीज़ें हम चाइना से खरीदते हैं। अभी हाल में ही जब कोरोना की वजह से जो चाइना का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जब डिस्ट्रप्शन हुई थी, उसकी सप्लाई चेन टूटी थी, तो भारत की जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो काफ़ी हिट हुआ था। क्योंकि देखिए, हम जैसे मैंने बताया हम इक्विपमेंट्स खरीदते हैं चाइना से, वैसे ही तो हमारी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसकी जो इक्विपमेंट्स है, जो उसके पार्ट्स हैं, वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। चूँकि सप्लाई चेन टूट गई थी, एक्सपोर्ट हो नहीं पा रहा था वहाँ से, तो हमारी जो इंडस्ट्री है उसको पार्ट्स नहीं मिल रहे थे, तो इंडस्ट्री की जो चलने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। इससे हमें ये पता चलता है कि दोनों ही देशों के बीच में हम ट्रेड डेफिसिट की वजह से भारत उनके ऊपर कितना डिपेंडेंट है। अब देखते हैं रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में, जो कि लास्ट 2 ईयर्स में बहुत ही ज़्यादा ये मुद्दा चर्चा में रहा है दोनों देशों के बीच में। आपको पता है कि रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है 10 आसियान और प्लस 6 कंट्रीज़ के बीच में। भारत ने इसे ज्वाइन नहीं किया है। वैसे तो ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है और सबका ये मत था कि भारत इसे ज्वाइन करे, सारे एशियन कंट्रीज़ का और जो 6 कंट्रीज़ हैं सबका ये आशा थी कि भारत इसे ज्वाइन करेगा, बट भारत ने इसे ज्वाइन नहीं किया। लास्ट ईयर ही इसे ज्वाइन नहीं किया। जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम इसे ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि चाइना से हमारे ट्रेड डेफिसिट बढ़ने के चांसेस थे। देखिए, इसे इस तरीके से समझिए, वैसे ही चाइना का बहुत सारा प्रोडक्ट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डिमांड में है, क्योंकि सस्ती चीज़ें होती हैं। अगर हम ऐसा कोई फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का पार्ट बन जाते हैं जिसमें चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे यहाँ और सस्ती होकर आती, तो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा हिट हो जाती। इसलिए हमने इस पैक्ट को साइन नहीं किया, क्योंकि वो हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए अच्छा नहीं था। हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हिट होते हैं। बहुत सारी ये न्यूज़ भी आई थी कि जो फार्मर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करा था कि इंडिया रिसेप को ज्वाइन नहीं करे, तो इसीलिए इंडिया ने इसे ज्वाइन नहीं किया। इसके अलावा एक और कारण था कि देखिए, रिसेप के जो रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, तो कुछ जो पैक्ट्स जो ड्राफ्ट था उसमें भारत की कुछ मांगे नहीं मानी गई थी। भारत ये चाहता था कि आप अपने उन सेक्टर्स को हमारे लिए खोलें जिनमें हम निपुण हैं, जैसे कि आईटी सेक्टर या फार्मास्यूटिकल सेक्टर, पर उन्होंने इस प्रस्ताव को नहीं माना था। और चाइना का ये नीति है कि वो अपने मार्केट में हमें एक्सेस नहीं लेने देता, पर हमारे मार्केट में उसका दबदबा है। तो इस तरीके से फिर भारत ने इन दोनों पक्षों को देखते हुए रिसेप को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि जब हमें फ़ायदा ही नहीं होगा तो हम ऐसी अपने लिए घातक पैक्ट को साइन क्यों करें। इसके अलावा हमारे खुद के अपने रीजन्स भी हैं, क्योंकि देखिए, वैसे तो चाइना प्रोडक्शन हब है, पर उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और उसकी चीज़ें सस्ती भी होती हैं। उसके पास चीप लेबर भी है। चीप लेबर खैर हमारे यहाँ पे भी है, पर फिर भी हमारे पास कुछ इश्यूज़ हैं, इंटरनल इश्यूज़ हैं, जैसे कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारी जो प्रोडक्शन है उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है। तो ये कुछ रीजन्स हैं हमारे इंटरनल भी, जो कि हमको एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से रोकती हैं। वैसे प्रयास किए जा रहे हैं कि भारत इस ओर आगे बढ़े। इसके अलावा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुई थी कि जब मामलापुरम समिट में चाइनीज़ प्रीमियर आए थे, तो दोनों ही देशों ने ये एग्री किया कि हम एक हाई लेवल इकोनॉमिक एंड ट्रेड डायलॉग मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करेंगे, जिससे दोनों ही देश अपने जो ट्रेड इश्यूज़ हैं, ट्रेड डेफिसिट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनको रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि भारत के साथ जो ट्रेड डेफिसिट का इशू है वो इसे रिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जो भी हमारे डिप्लोमेट्स हैं वो आपस में इस पर बात ज़रूर करेंगे। चलिए अब देखते हैं दोनों ही देशों के बीच में कल्चरल रिलेशंस कैसे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, दोनों ही देश बहुत ही पुरानी सभ्यताएं रही हैं, तो दोनों ही देशों के बीच में बहुत पुराना नाता भी है। बहुत बहुत पहले से ही दोनों देशों के बीच में ट्रेड होता था, कल्चरल रिलेशंस थे। अगर हम कल्चरल रिलेशंस की बात कर ही रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो लिंक दोनों देशों के बीच में है वो है बुद्धिज़्म। आपको पता है, भारत ही बुद्धिज़्म की जननी है, और चूँकि चाइना एक बुद्धिस्ट कंट्री है, तो बुद्धिज़्म दोनों ही देशों को पीपल टू पीपल कनेक्ट करता है। क्योंकि हमारे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो बहुत ज़्यादा उन्होंने चाइना में ट्रैवल किया, बहुत ज़्यादा वहाँ के लोगों को हमारी जो बुद्धिज़्म की जो शिक्षाएं हैं वो दी। बोधि धर्मा हो या धर्म सेना हो, वो सब वहाँ पे गए और उन्होंने चाइनीज़ जो लोग हैं उनको
बुद्धिज़्म की शिक्षा दी थी। और आपने हिस्ट्री की किताबों में भी पढ़ा होगा कि उनके भी ट्रैवलर्स हमारे यहाँ आए थे, जैसे कि फाजियान, ज़ुआंगज़ांग, ये ऐसे ट्रैवलर्स हमारे यहाँ आए। उन्होंने बुद्धिज़्म की बहुत सारी किताबें वहाँ पे लेके गए, बुद्ध भगवान की वो बहुत सारी फ़ोटोज़ भी लेके गए, स्टैचूज़ भी लेके गए उस टाइम पे। तो इस तरीके से दोनों देशों के बीच में कल्चर टाइज भी रही हैं। देखिए, किसी भी देश के साथ आपके जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं या इकोनॉमिक रिलेशन से काफ़ी नहीं होते। अगर दोनों देशों के बीच में बहुत अच्छे रिलेशंस आपको लेके चलने हैं तो आपको पीपल टू पीपल टाइज करने पड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके साथ हमारी पॉलिटिकल रिलेशंस तो अच्छे हैं, पर लोगों के बीच में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्ट नहीं कर पाते। तो इस तरीके से कल्चरल रिलेशंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो आगे हम योगा को भी देख लेते हैं। देखिए, जब जून 21 को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा घोषित करने की बात आई थी, यूएनएससी में रेजोल्यूशन आया था, तो चाइना ने इसे को स्पॉन्सर किया था। इस तरीके से उसने हमारे कल्चर जो इन्फ्लुएंस है उस पर अपना समर्थन दिया था। अगर हम मूवीज़ की बात करें तो जो इंडियन मूवीज़ हैं वो चाइना में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैसे कि बजरंगी भाईजान, दबंग, दंगल, ये मूवीज़ बहुत लोकप्रिय हैं, वहाँ पे लोगों ने इसे बहुत पसंद भी किया था। इसके अलावा देखिए, इंडिया की जो सब्जेक्ट्स हैं, इंडिया की जो लैंग्वेज है या हिंदी है या और सारे लैंग्वेजेस हैं, वो सब चाइना में पढ़ाई भी जाती हैं। उनकी जो पेकिंग यूनिवर्सिटी है, शेंजन यूनिवर्सिटी है, फुदान यूनिवर्सिटी है, इन सब में सेंटर फॉर इंडियन स्टडीज़ है। मतलब यहाँ पे इंडियन सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, इंडियन स्टडीज़ पढ़ाई जाती हैं। इस तरीके से वहाँ के लोग भी जान पाते हैं कि हमारी लैंग्वेज कैसी है, हमारा रहन सहन कैसा है, हमारा वेशभूषा कैसी है। इस तरीके से दोनों ही देशों के बीच में पीपल टू पीपल टाइज़ बनते हैं, कल्चर टाइज़ बनते हैं। अब हम देख लेते हैं बहुत ही चर्चित टॉपिक। इसके अलावा भी हमारे, जैसे हमने कि पॉलिटिकल चैलेंजेस हमने डिस्कस करे, उसके अलावा हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल चैलेंज है, वो है सीपैक। ये आपने सुना भी होगा, न्यूज़ में कई बार आता है जब इंडिया और पाकिस्तान या इंडिया चाइना की बात होती है तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी हमारे लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की तरह बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है। देखिए, इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें तो ये इस मैप से आपको क्लियर हो जाएगा। चाइना, ये जो रेड वाली लाइन है, चाइना क्या कर रहा है, वो एक अपने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के अंडर में चाइना के काशगार प्रोविंस से पीओके से होते हुए ग्वादर पोर्ट में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। इकोनॉमिक कॉरिडोर का मतलब होता है कि वो एक ऐसा इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है जिसमें रोड्स भी हैं और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें भी हैं, जैसे कि रेलवेज़, पाइपलाइंस, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, वो इन सबको इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से जोड़ता हुआ चला जा रहा है। अब इससे उसकी एक मतलब इसका इंटरेस्ट है, जिससे वो मिडिल ईस्ट और यूरोप को ज्वाइन कर रहा है चाइना से, जिससे दोनों ही जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो जाए और दोनों ही कॉन्टिनेंट्स के बीच में कॉपरेशन बढ़ जाए, जिससे चाइना के लिए आसान हो जाए कि वो यूरोप के मार्केट को एक्सेस कर सके। बट इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है। जैसे कि हमारे दो बातें हैं यहाँ पे। पहला तो ये कि ये अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये पीओके वाले एरिया से होके जा रहा है। आपको पता है, इंडिया क्लेम करता है कि पीओके उसका है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ही हम इसे कहते हैं, और गिलगित बाल्टिस्तान वाले एरिया से जब इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना बना रहा है तो भारत का ये कंसर्न है कि आप हमारे पार्ट से हमसे बिना परमिशन कैसे इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, आप हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारी इशू है। और दूसरा है इंटरनल सिक्योरिटी का। ये हमारे जम्मू कश्मीर के कितने पास से इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, तो ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर में हमेशा इश्यूज चलते रहते हैं। तो अगर हमारा जो दुश्मन है हमारे इतने करीब है, उसकी इकोनॉमिक जो सेटअप है वो इतना करीब है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इस पर ध्यान दें। इसीलिए सीपेक भी इशू बना रहता है दोनों देशों के बीच में। और हमेशा इंडिया एक विरोध जताता है, इंडिया ये दर्शाता है कि आप हमारे सॉवरेनिटी के खिलाफ क्यों जाते हैं। आप हर तरीके से हमें देखिए, इसे ध्यान से अगर आप देखें तो चाइना हमें हर तरीके से घेरने की कोशिश कर रहा है। नीचे वो हमारे इंडियन ओशन वाले रीजन को घेरने की कोशिश कर रहा है, फिर ऊपर अक्षय चीन वाला रीजन ऑलरेडी उसने अपने कब्जे में ले लिया है, फिर हमें वो दूसरी तरफ से भी पीओके वाले एरिया से घेरने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके से अगर हमारे जो दुश्मन देश है या ऐसा कंट्री जो इम्पीरियलिस्टिक नेचर का है, जिसको सिर्फ कब्जा करना आता है, वो हमारे इतने पास आ रहा है, तो हमारे लिए सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन सारे फसाद की जड़ है वो है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। ये चाइना का एक प्रोजेक्ट है जो कि वो जिसके तहत वो अपना जो एंशिएंट सिल्क रूट है वो रिवाइव कर रहा है।
अगर हम एंशियंट सिल्क रूट की बात करें तो देखिए चाइना में सबसे पहले सिल्क की डिस्कवरी हुई थी। चाइनीज़ ने ही सबसे पहले सीखा था कि सिल्क के कपड़े बनाते कैसे हैं, और फिर उसने पूरे वर्ल्ड में, यूरोप में भी ट्रेड किया इससे। और जब तक यूरोपियंस को केप ऑफ होप से होते हुए उन्हें ये अफ्रीका वाला रास्ता नहीं पता चला इंडियन ओशन आने का, तब तक वो ऊपर वाले एरिया से, मिडिल ईस्ट होते हुए रेड सी वाले एरिया से ट्रेड करते थे चाइना के साथ, क्योंकि चाइनीज सिल्क बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो इस तरीके से ये एक एंशियंट रूट था, ये एक्चुअली एंशियंट ट्रेड रूट था, कि जो ट्रेड रूट था जहाँ से ट्रेड हुआ करता था, क्योंकि पहले यूरोपियंस को पता नहीं था कि केप ऑफ गुड होप से होते हुए इंडियन ओशन आप आ सकते हैं और चाइना के पास से आप ट्रेड कर सकते हैं। बाद में ये रूट चेंज हो गया। तो चाइना अपने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के अंडर में एंशियंट जो सिल्क रूट है उसको रिवाइव कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ, आपको इस मैप से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये ऑरेंज वाली जो लाइन जा रही है ये उसका वन बेल्ट है। वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव को अगर हम ध्यान से समझें तो वन बेल्ट का मतलब चाइना जो ये ऑरेंज वाली लाइन बना रहा है अपने प्रोविंस से ऊपर मिडिल ईस्ट से होते हुए, ये वेस्ट एशिया से होते हुए यूरोप को ज्वाइन कर रहा है, एक ये बेल्ट बना रहा है। यहाँ बेल्ट का मतलब असलियत का बेल्ट नहीं है, बेल्ट का मतलब इकोनॉमिक बेल्ट, जैसे कि इसी का पार्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक जो कॉरिडोर बना रहा है, वैसे ही वो एक ऐसा बेल्ट बना रहा है। इस बेल्ट का फुल फॉर्म है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। वो एक इकोनॉमिक बेल्ट बना रहा है, इन सारी कंट्रीज से होते हुए वो यूरोप तक जाएगा, जिससे वो मिडिल ईस्ट, यूरोप और चाइना, इन सारे प्रोविंसेस को कनेक्ट कर पाएगा। ये उसकी वन बेल्ट का आधार है। अगर हम वन रोड की बात करें तो ये जो रेड वाले आप एरिया देख रहे हैं, साउथ चाइना सी से होते हुए, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए, बांग्लादेश, फिर नीचे से होते हुए ये मिडिल ईस्ट तक जा रहा है, फिर यूरोप को कनेक्ट करेगा। तो इस तरीके से चाइना अपने एंशियंट जो रूट है उसको रिवाइव कर रहा है, एंशियंट सिल्क रूट को रिवाइव कर रहा है। और यहाँ पे वन रोड का मतलब ये नहीं है कि चाइना एक्चुअली सी में कोई रोड बना रहा है। वन रोड का मतलब है मैरीटाइम सिल्क रोड सी, मतलब सी में वो एक ऐसा कनेक्शन बना रहा है, ऐसा सी रूट बना रहा है कि सारे सी रूट्स कनेक्ट कर देगा वो, और इसके तहत वो ट्रेड करेगा, जिससे मिडिल ईस्ट से और जो यूरोप है, वेस्ट एशिया, उससे जो डिस्टेंस है उसका कम हो जाए। इससे सारे ही जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी कॉपरेशन बढ़े, कनेक्टिविटी बढ़े, और चाइना के लिए अल्टीमेटली फ़ायदा हो, क्योंकि उसके लिए जो यूरोप के मार्केट्स हैं वो बहुत नज़दीक हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा जल्दी एसेस में आ जाएंगे उसके। इस तरीके से चाइना अपने वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव से बहुत सारी जो उसकी राइवल कंट्रीज़ हैं उनको घेरने की कोशिश भी कर रहा है। तो ये उसके लिए डबल फ़ायदे का काम है। एक तो इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरिटी आएगी उसके यहाँ, दूसरा वो पॉलिटिकली बहुत सारे नेशंस को घेर पाएगा, जैसे कि वो इंडिया के लिए कर रहा है, इंडिया के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इसमें भी आप ध्यान से देख सकते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बन रहा है। तो ऐसे चाइना की ये नीति है कि वो इम्पेरियलिस्टिक नेचर का है। पर देखिए दोनों ही देशों को इम्पॉर्टेंट क्या है, दोनों देश किस चीज़ पे ध्यान दें। दोनों ही देश एक चीज़ पे ध्यान दें कि वो दोनों ही एक दूसरे के कोर इंटरेस्ट पे कोई हानि ना पहुंचाएं। दोनों ही देश एक दूसरे के जो कोर इंटरेस्ट हैं, जिससे उनकी इंटरनल सिक्योरिटी, पीस, डेवलपमेंट का रास्ता में वो हिंडर ना हो, उसमें कोई इशू ना लेके जाएं। इस तरीके से बहुत सारे हमें जो इनफॉर्मल समिट्स हैं, वुहान जैसे हुआ, मामलापुरम जैसे हुआ, ऐसे और सारे इनफॉर्मल समिट्स को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, जिससे दोनों ही देश जो डिफरेंसेस हैं उनको सुलझा सकें। भारत हमेशा ये प्रयास करता है कि हमारे चाइना के साथ रिलेशन भी अच्छे रहें और हम अपने इंटरनल सिक्योरिटी को भी एश्योर कर सकें। दोनों ही देश अगर अच्छे से पॉजिटिव रिलेशंस लेके चलेंगे तभी ये एशियन सेंचुरी एक्चुअल में एशियन सेंचुरी बन पाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।